everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Peksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So yes, जैसे कि आपको पता है हमारी कौन सी सीरीज चल रही थी, उड़ान सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग 11th क्लास को कवर कर रहे थे. ऑलराइट, तो एक वन शॉट वीडियो होती है जिसमें हम लोग पूरा एक चैप्टर जो है वो खत्म करते हैं. बेसिकली हम लोग उस चैप्टर का रिवीजन करते हैं. तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो आज के वीडियो में ये वाला चैप्टर एकदम पूरा खत्म कर देंगे. ऑलराइट, यस, सो आई यू गाइज एक्साइटेड? देखो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आई नो, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो फटाफट से, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प लेकर अपना रिवीजन कंप्लीट करें. ऑलराइट, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि हम लोग ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर. तो जैसे कि आपको पता है हम लोग आज खत्म करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आई नो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा याद करना होता है. बेसिकली इसमें जितने भी पीजीआर्स है उनका क्या फंक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चंस आपको आएंगे. तो इस वीडियो में आपका सारा चीज कवर कर दिया जाएगा. चलिए, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग, नाम से पता चल रहा है आपको, प्लांट की ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट. ओके, प्लांट की ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट. अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेवलपमेंट इज योर ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन. ग्रोथ मतलब बढ़ तो रही है बट डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, नए सेल, डिफरेंट सेल्स का डिफरेंशिएशन बनना उनका, दैट इज कॉल्ड योर डिफरेंशिएशन. सो डेवलपमेंट को आप बोल सकते हो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, नए डिफरेंट टाइप के सेल्स का बनना, दैट इज योर डिफरेंशिएशन. ऑलराइट, चलिए यहां से देखते हैं. लाइफ ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स विद द जाइगोट. सबको पता है कि आपका जो लाइफ है वो कहां से स्टार्ट होता है, सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होता है. ओके, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम जाइगोट इज वेरी प्रिसाइज एंड हैव हाईली ऑर्डर्ड इवेंट. मतलब सारे जो भी इवेंट हो रहे हैं वो सारे सीक्वेंस में होता है. ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी इवेंट होता जा रहा है, सब कुछ ऑर्डर में होता है. एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है. अगर कुछ भी आपकी लाइफ में इवेंट हो रहा है या फिर कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो किया जाता है. ठीक है, यस. डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ तो है ही, ठीक है, ग्रोथ तो है ही, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन इज योर डिफरेंट सेल्स का बनना, डिफरेंट टाइप के सेल्स का बनना. ये दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेवलपमेंट. ओके, आपका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट. तो जैसे यहाँ पे हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, जाइगोट से क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा. फिर ये एम्ब्रियो क्या होगा, सीड बनेगा. एम्ब्रियो क्या बन जाएगा आपका, सीड आपको पता है, सीड बनेगा. फिर सीडलिंग होता है जैसे कोई भी प्लांट है, आपने जैसे अंकुर आते हैं. तो सपोज अगर आप कोई भी सीड को रखते हो थोड़े, अगर आप फॉर एग्जांपल चने का एग्जांपल ले लो, अगर आप उसको पानी में रखोगे तो सुबह देखोगे उसमें छोटे ना ऐसे अंकुर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सीडलिंग. फिर सीडलिंग से आपका प्लांटलेट, छोटा, जो अगर आप कहीं प्लांट लेने जाते हो तो उसको एक ब्लैक कलर की पॉली बैग में ऐसे पैक करके रखा होता है, वो आपका क्या है, वो है आपका प्लांटलेट. ठीक है, वो है आपका प्लांटलेट. फिर उसके बाद आपका प्लांट बनता है, फिर आपका क्या बनता है, प्लांट बनता है. ऑलराइट, तो आई होप ये चीज आपको सारी क्लियर हो गई होगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी. तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, जैसे आपको पता है यहाँ पे हम लोग किसके ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्लांट के ग्रोथ की बात कर रहे हैं. सो इट इज मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिक्युअस कैरेक्टर मतलब विजिबल. कंस्पिक्युअस का मतलब क्या आता है, कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है
विजिबल, जो आपकी ग्रोथ है वो क्या है, आपकी विजिबल है, वो आप देख सकते हो इजीली। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब हुआ विजिबल, जो आपकी ग्रोथ है वो क्या है, विजिबल है। इट इज अ मोस्ट फंडामेंटल, बहुत बेसिक कैरेक्टर है, और साथ ही साथ कॉन्स्पिक्यूअस है मतलब विजिबल है। इरिवर्सिबल, परमानेंट, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, पार्ट और सेल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्रोथ है ना, जो आपका ग्रोथ है वो कैसा है, वो कैसा है, इरिवर्सिबल। एक बार ग्रो हो गया, एक बार आपकी ग्रोथ हो गई तो उसको दोबारा से आप उस पुरानी स्टेज पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर आप एक बार बड़े हो गए तो क्या आप दोबारा से छोटे हो सकते हो? अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, अगर मैं अपना ही एक एग्जाम्पल दूं, तो जब मैं छोटी थी, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, ठीक है, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, तो क्या मैं दोबारा से छोटी हो सकती हूँ? नहीं हो सकती हूँ ना। सो इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ irreversible process और permanent increase in the size of organ, part और cell। अब अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर ग्रोथ हो रहा है तो एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म। सो अगर आपको पता है मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज बेसिकली एडिंग, ऐड कर रहे हो चीजें, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन, ऑलराइट। सो एनाबॉलिज्म इज ऐड। तो अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज ऐड होके आप ग्रो कर रहे हो, ऑलराइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा अगर ग्रोथ की बात करते हैं, कैटाबॉलिज्म कम होगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कोई भी चीजों को छोटी छोटी चीजों में ब्रेक डाउन करना, ऑलराइट। तो ये चीज आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस, ये चीज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडेटर्मिनेट। मतलब प्लांट ग्रोथ है जो वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट हाँ कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो जिसका ग्रोथ है वो लिमिटेड होता है, ऑलराइट। जैसे कि आपकी लीव्स हो गई, ठीक है, तो उनका जो ग्रोथ होगा वो लिमिटेड ही होगा। बट अगर आप प्लांट ग्रोथ की बात करो तो वो इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है। अब ये अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे हो रही है ये एक बार जरा देखते हैं। तो यहाँ पे है प्लांट ग्रोथ इज अनलिमिटेड ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो प्लांट में ऐसे टाइप के कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जिनको क्या बोला जाता है, यस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोला जाता है, which have property of self perpetuation, ठीक है। सो बेसिकली ये डिवाइड करते रहते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास एक सेल है, वो मैच्योर, मतलब उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उसने डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करके दो सेल्स बनाए। अब इसमें से एक जो सेल है वो परमानेंट सेल बनेगा, मेरे पास एक और सेल जो था वो दोबारा से डिवाइड करेगा, ठीक है। सो दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ परपेचुएशन, ऑलराइट। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा ही परमानेंट हो गया, मतलब एक बार डिवाइड किया और परमानेंट हो गया, नहीं। मतलब उस सेल के पास प्रॉपर्टी है कि वो डिवाइड कर सकता है, ऑलराइट, डिवाइड कर सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक बार डिवाइड किया, परमानेंट बनाया, फिर एक उसमें से जो बचा है वो दोबारा से डिवाइड करेगा, ऑलराइट। सो ये है आपकी प्रॉपर्टी इसकी सेल्फ परपेचुएशन की। प्लांट ग्रोथ इज ओपन, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है प्लांट ग्रोथ जो है वो ओपन है। प्लांट्स कैन शो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ हमेशा ओपन होती है, और क्या क्या किस टाइप की ग्रोथ शो कर सकती है, प्राइमरी ग्रोथ भी शो कर सकती है एंड सेकेंडरी ग्रोथ भी शो कर सकती है। ग्रोथ ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर इज डिटरमिनेट, जैसे मैंने आपको बताया, यस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है, मतलब कुछ पार्ट्स, जैसे कि कौन कौन से, लीव्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, डिटरमिनेट होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है। फ्रूट्स हो गए, आपके फ्लावर्स हो गए, ये सारे जो पार्ट्स है आपके प्लांट्स के, इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। बाकी अगर आप प्लांट ग्रोथ की बात करोगे तो वो क्या है, इनडिटरमिनेट है, अनलिमिटेड है, ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यस, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। देखो अगर कोई भी चीज क्लियर हो, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगर कोई चीज क्लियर हुई है आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे कि मैम बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं।
प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। इसने क्या बोला है, प्लांट ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। अब वो कैसे मेजर करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म। देखो अब इसमें क्या बोलता है कि जो प्लांट ग्रोथ है ना वो उसको आप मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे, अगर कोई भी ग्रोथ सेलुलर लेवल पे हो रही है, ठीक है, सेलुलर लेवल पे हो रही है तो इसमें किसका इंक्रीज हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसका इंक्रीज हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। अगर देखो मेजर कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे प्लांट ग्रोथ को, अगर इंक्रीज इन सेल नंबर हो रहा है, अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लांट ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है या नहीं। ओके, तो जैसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर सेलुलर लेवल पे हो रही है तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा पैरामीटर है सेल नंबर का इंक्रीज होना। अगर सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम ऑफ मेज मेक्स 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। तो इसमें क्या है, सेल नंबर का इंक्रीज हो रहा है इन 1 घंटे में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मेज का। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मेज का। जो मेज है वो 17,500 नए सेल्स बनाता है 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इंक्रीज हो रहा है, कौन सा पैरामीटर आपने देखा, सेल नंबर। ऑलराइट, किसका, सेल नंबर का। नेक्स्ट पैरामीटर की अगर हम बात करें कि कैसे आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, वो है आपका सेल साइज। अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है। वाटरमेलन सेल कैन इंक्रीज इट्स साइज टू 3,50,000। यहाँ पे साइज की बात की जा रही है, तो वाटरमेलन यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि वाटरमेलन का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है कितने तक, 3,50,000। ठीक है, यस, तो ये आपका कौन सा पैरामीटर हो गया, दूसरा पैरामीटर। किस बेसिस पे आप देख रहे हो, कौन सा पैरामीटर है ये आपका, इंक्रीज इन सेल साइज। यहाँ पे था हमारा सेल नंबर, यहाँ पे हुआ आपका सेल साइज। अब आपका तीसरा पैरामीटर या चौथा पैरामीटर ये भी हो सकता है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है तो मतलब प्लांट ग्रोथ हो रहा है ना। फेयर है, बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया, जो आप लीव्स में देख सकते हो, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि प्लांट ग्रोथ भी हो रहा है। ऑलराइट, तो ये सारे पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि प्लांट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद है वो चैप्टर जिसमें हम लोगों ने 3 जोन्स पढ़े थे। मेरिस्टेमेटिक जोन पढ़ा था, इलोंगेशन जोन पढ़ा था, फिर आपका मैच्योरेशन जोन पढ़ा था। ये तीनों जोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यही यहाँ पे भी सेम वही चीज है। फेजेस ऑफ ग्रोथ की अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक जोन जो है, जो बिल्कुल आपके रूट कैप के बिल्कुल पास में होता है, वहां पे जो सेल्स होते हैं काफी स्मॉल सेल्स होते हैं। एंड जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है मेरिस्टेमेटिक फेज में, क्योंकि सेल को क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है। सेल को क्या करना होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है। यस, इसी वजह से यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं एंड उसमें काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पे अगर आते हैं, नेक्स्ट जोन पे आते हैं, तो यहाँ पे इलोंगेशन होता है। जो भी सेल्स आपके डिवाइड हुए हैं वो अब लॉन्ग हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करवाएंगे, आपका इलोंगेशन कराएंगे। तीसरा आता है मैच्योरेशन। यहाँ पे पूरा जो भी ग्रोथ है, सेल का ग्रोथ है वो पूरा हो गया है, सेल जो है वो मैच्योर हो चुके हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर साइटोप्लाज्म भी देखोगे तो बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो मैच्योरेशन है, जो सेल्स है वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, ऑलरेडी मैच्योरेशन हो चुका है उनका, तो इन सब चीजों की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो सेम चीज वहां पे जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, यहाँ पे भी सेम है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, रिविजन कर रहे हैं। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी देख सकते हो। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिटेल लेक्चर ही देखो, बिकॉज यू हैव टाइम। ये उन बच्चों के लिए है जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड
पर्टिकुलरली रिविजन करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये लेक्चर अपने 2026 एग्जाम के लिए करो, बिल्कुल भी मत करो। बिल्कुल आपके पास टाइम है, अभी अच्छे से टाइम है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग रिविजन कर रहे हैं 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस खत्म कर लिया है, एक बार 2 बार खत्म कर लिया एंड आपको रिवाइज करना है चैप्टर जल्दी जल्दी, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप देखो, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी जो पहली बार देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बट डिटेल में पढ़ना, चीजों को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर कोई एक लेक्चर 4 घंटे में पढ़ा रहा है और एक लेक्चर 1 घंटे में पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीजें आप अच्छे से, या फिर वो टीचर आपको अच्छे से डिटेल में नहीं बता पा रहा है। तो इसी वजह से अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो या 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली जाइए और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, डिटेल लेक्चर्स देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ना है? ग्रोथ रेट। तो कोई भी चीज अगर आप मेजर कर रहे हो, आप टाइम के टर्म्स में मेजर कर रहे हो, अगर कहीं पे रेट आ जाता है तो हम लोग टाइम के टर्म्स में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ग्रोथ रेट। तो अगर ग्रोथ को आप टाइम्स के टर्म्स में मेजर कर रहे हो, तो क्या है? वो ग्रोथ रेट है, ठीक है। सपोज मैं इधर वॉक कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक वॉक करती हूँ, और इसको 1 मिनट में मैं कितने बार वॉक करती हूँ, वो क्या हो गया? आपका रेट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप टाइम्स के टर्म्स में मेजर कर रहे हो, तो वो आपका रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट देखा जा रहा है। सबसे पहला आपका आता है अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में बेसिकली ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। यस, यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है कि एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल था, 1 सेकेंड, यस, ये एक सेल था यहाँ पे, अब ये डिवाइड किया, ठीक है। अब ये क्या किया? डिवाइड किया। यहाँ पे वैसे 3 सेल दिखाया है, बट यहाँ पे बेसिकली 2 सेल आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड किया और इसने क्या बनाया? 2 सेल बना लिए, ठीक है, 2 सेल बना लिए। अब इसमें से एक सेल तो परमानेंट हो गया, ये वाला डिवाइडिंग सेल हो गया। अब ये फिर से डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? 2 सेल्स बना लिए, ठीक है, 2 सेल्स बनाए। 2 सेल्स बनाएगा मतलब एक तो ऑलरेडी था यहाँ पे 3 सेल, यहाँ पे एक डिवाइडिंग सेल है, दोनों ये परमानेंट सेल्स हो गए। ये दोबारा से डिवाइड करेगा, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और 2 और नए सेल्स बनाएगा, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी परमानेंट थे, अब ये 3 परमानेंट हो गए। अब यहाँ पे डिवाइडिंग सेल है, जैसे मैंने बताया कोई एक सेल है, वो डिवाइड करेगा, 2 उसका डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, ये परमानेंट सेल बन गया। ये अभी इसके पास प्रॉपर्टी है डिवाइड करने की, तो ये दोबारा से डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर से सेल डिवीजन होगा, 2 सेल बनाएगा, 2 सेल, जैसे 2 सेल बनाएगा, एक परमानेंट बन गया, दूसरा उसके पास अभी भी प्रॉपर्टी है डिवाइड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज यही हो रही है, यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ में सेम चीज यही हो रही है। क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो आपका एक एक सेल जो है वो ऐड होता जा रहा है, ठीक है, एक एक सेल ऐड होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पे एक एक सेल जो है वो ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक एक सेल जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ भी देखोगे ना, अगर यहाँ पे मैं इलोंगेशन की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं इलोंगेशन की बात करूं, तो ये ग्राफ ना आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। ये आपको ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। किसका? अरिथमेटिक ग्रोथ का, ठीक है। यस, अरिथमेटिक ग्रोथ का जो ग्राफ है वो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है। यस, नॉट सेम, स्ट्रेट दिखेगा। यस, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? चलो, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोगों ने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? किसी ने पूछा मुझसे कि यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज जो सेल था, ठीक है, जो सेल था उसके पास कुछ ना कुछ पहले से लेंथ होगी, ठीक है, उसके पास खुद की पहले से कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसी वजह से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और ये ग्राफ जो है बिल्कुल आपका स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। कैसे जा रहा है, यहाँ से आपका एक सेल था, डिवाइड किया, ठीक है, 2 सेल बनाए, यहाँ फिर 2 सेल से 3 सेल बने, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, 5 से 6, तो ये एकदम लीनियर है, लीनियर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अरिथमेटिक ग्रोथ का ग्राफ, तो आप कैसे बताओगे, कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। चल नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर बात करें, ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर बात करें, बोथ टोटल सेल्स विल डिवाइड। अब इसमें क्या था, पहले वाले में अगर अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक में क्या था, एक ही था, एक ही डॉटर सेल डिवाइड कर रही थी। अब यहाँ पे दोनों ही डिवाइड कर रही है, तो ग्रोथ कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेल्स, सपोज अगर एक ये सेल है, ये सेल है, ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे दोनों जो सेल बनेंगे वो दोनों डिवाइडिंग होंगे, तो ये भी डिवाइड करेगा एंड ये भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यस। तो अगर ज्योमेट्रिक फेज की बात करूं या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करूं, दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करेंगे एंड ये है इसका इक्वेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात की जा रही है रिलेटिव ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है, उसको बिल्कुल हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करूं, ये आपका मदर सेल था सपोज, ठीक है, ये आपका मदर सेल था, डिवाइड किया, 2 प्रोजेनी सेल्स बने। क्या बने, 2 प्रोजेनी सेल्स बने। अब ये दोनों ही डिवाइडिंग है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, क्या बना दिया, 4 प्रोजेनी सेल्स। कितने बनाए, 4 प्रोजेनी सेल्स। अब ये भी डिवाइडिंग है, चारों के चारों डिवाइडिंग है, तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और बनाएंगे 8। ठीक है, चारों के चारों डिवाइड करेंगे और 8 बनाएंगे। ठीक है, यस। तो ये कैसा ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ये ग्रोथ हो रहा है आपके ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। ठीक है, यस। अभी डिफरेंस समझ में आ गया ना पूरा, दोनों के बीच में, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में। अब यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ देखोगे, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो आपका एस शेप का बनता है। वो क्या होता है आपका, एस शेप का बनता है। अब एस शेप का क्यों, या फिर सिग्मोइड कर्व क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपके पास है टाइम, एक्स एक्सिस पे आपके पास है टाइम, वाई एक्सिस पे है आपके पास साइज। ठीक है, साइज, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं इस ग्राफ के। पहला होता है लैग फेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, 3 फेजेस की बात की जा रही है यहाँ पे। पहला हो गया लैग फेज, दूसरा हो गया एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा हो गया स्टेशनरी फेज। अब लैग फेज क्यों है यहाँ पे, लैग फेज इसीलिए है बिकॉज इनिशियली बहुत सारे सेल्स नहीं थे। जैसे आपको पता है यहाँ पे 2 सेल्स, 1 से 2 बने, ठीक है, 2 से 4। अब यही नंबर अगर 1000 पहुंच गया, 1000 पहुंच गया, तो कैसी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियली होगी ना। उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको नए सेल्स देखने को मिलेंगे, तो वो एकदम एक्सपोनेंशियल फेज आ जाएगा। तो लैग फेज इसलिए बिकॉज इनिशियल स्लो ग्रोथ एज इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स इज लेस, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सेल्स थे वो कम थे। ठीक है, तो ग्रोथ भी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली, तो वहां पे एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं लैग फेज, जिसको हम बोलते हैं लैग फेज। अब यहां से ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। एक्सपोनेंशियल फेज क्यों है, नंबर ऑफ सेल्स क्या थे, इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए। अगर आप इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स से कंपेयर करोगे, तो इस फेज में आपके नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गए, तो जिसकी वजह से जो आपका सेल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। सपोज 10,000 सेल्स है, 10,000 सेल्स क्या करेंगे, सारे डिवाइडिंग है, तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया ना, इंक्रीज हो गया नंबर का, सेल ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल फेज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका एक्सपोनेंशियल फेज आ जाएगा। एंड एक टाइम के बाद यहाँ पे अगेन स्टेशनरी फेज आ जाएगा, क्योंकि जब किसी सेल का जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपोनेंशियल होता है, तो कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज आ जाएगा।
अभी यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये जो आपको ग्राफ है ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी ये आप सब कुछ बता सकते हो। तो तीनों फेज है यहाँ पे, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज, आपके कौन से ग्रोथ में, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। ऑलराइट, यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दो चीजों की बात करी गई है, आपकी एनसीईआरटी में भी दो चीजों की बात करी गई है, एक होता है रिलेटिव एंड एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, अगर आपसे रिलेटिव ग्रोथ रेट पूछा जाए और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पूछा जाए, तो रिलेटिव होता है जो इनिशियल पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनिशियल कितना था, अब कितना है, तो इनिशियल पैरामीटर कितना परसेंटेज बढ़ा है, वो हो जाएगा आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट। समझ में आया ये चीज? बेस्ड ऑन इनिशियल पैरामीटर, जो ग्रोथ रेट आपके इनिशियल पैरामीटर पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब अगर आपसे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पूछा जाए तो आप सिंपली बता सकते हो कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लीफ की बात करती हूँ, कि अगर इनिशियली इसका जो था, ठीक है, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इसमें 50, अगर मैं इसकी सरफेस की बात करूं या फिर हाँ ठीक है, इसकी ग्रोथ रेट की बात करती हूँ तो 50 था समथिंग, ठीक है। यस, ये क्या था, 50 था, अभी फाइनल क्या हो जाए, 55 हो गया, 55 हो गया, ठीक है। यस, 55 हो गया, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल बता सकती हूँ। अगर मुझसे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट पूछा है तो मैं 55 को 50 से माइनस करूंगी और मेरे पास आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। तो मेरा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना हुआ, 5, ठीक है। मेरा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना होगा, 5 होगा। एक मिनट, ओके, ठीक है। चलिए, तो मेरा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात हो रही थी, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना होगा उस लीफ का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर उसका फाइनल कितना था, 55, और इनिशियल कितना था, 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एब्सोल्यूट कितना होगा, मैंने फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दिया, तो मेरा आ जाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। यहाँ पे अगर रिलेटिव पूछा जाए, रिलेटिव में आपको परसेंटेज बताना होगा कि कितना परसेंटेज जो है उसका ग्रोथ रेट हुआ है, किसका, लीफ का। तो आपके एनसीईआरटी में ना ये एग्जाम्पल दिया हुआ है लीफ की हेल्प से, वहां पे अच्छे से समझाया हुआ है कि रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है। ऑलराइट, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं ग्रोथ को, ये चीज क्लियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं या फिर कंडीशंस की बात करूं, कंडीशंस मतलब फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं आपकी ग्रोथ को। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो पहला हो जाएगा आपका इंटरनल फैक्टर, ठीक है। अंदर, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल मतलब अंदर, अंदर की तरफ जो फैक्टर्स है वो आपके प्रमोट करेंगे या फिर आपके इनहिबिट करेंगे ग्रोथ को। दूसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो, दो ही टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर मतलब अंदर, सेल के अंदर आपका है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है आपका जेनेटिक मटेरियल।
तो अगर आपका जेनेटिक मटेरियल आपकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो मतलब ग्रोथ होगी। अगर आपका जेनेटिक मटेरियल इतना स्ट्रांग है तो मतलब वो क्या करेगा, आपकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर जेनेटिक मटेरियल ही इतना स्ट्रांग नहीं है, बोलते हैं ना कुछ कुछ चीजें होती है जीन्स पे डिपेंड करती है, पेरेंट्स से कुछ चीज आई है तो मतलब ये तो होगा ही। कुछ कुछ चीजें जीन्स में होते हैं, मतलब वो इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो अगर हम बोलते हैं कि अगर ये बच्चा इंटेलिजेंट, अरे यार ये तो इंटेलिजेंट होगा, इसके मम्मी पापा को देखा है कितने इंटेलिजेंट है, वो तो ये है, वो तो वो है, वो तो साइंटिस्ट है, तो बच्चा तो होगा ही इंटेलिजेंट। तो वो बोलते हैं ना जेनेटिक फैक्टर। तो ऐसे ही यहाँ पे बात करी जा रही है, अगर आपका जेनेटिक मटेरियल वीक है तो वो आपकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं इंटरसेल्युलर की बात करूं तो ऑफकोर्स पीजीआर, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये जो हॉर्मोन्स हैं ये भी अफेक्ट करते हैं आपकी ग्रोथ को। तो हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर्स पढ़े। इंटरनल फैक्टर्स में क्या देखा? इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर। इंट्रासेल्युलर में हम लोगों ने देखा जेनेटिक मटेरियल की, अगर जेनेटिक मटेरियल स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो प्रमोट करेगा, और अगर जेनेटिक मटेरियल वीक है या फिर मतलब इतना ज्यादा नहीं है तो मतलब वो क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा आपकी ग्रोथ को। नेक्स्ट इंटरसेल्युलर में हम लोगों ने अगेन पढ़ा जो भी हॉर्मोन्स है वो भी दे ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ, द पर्टिकुलर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, चलिए अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं जो है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं, सबसे पहले आता है आपका H2O, वाटर। ऑर्गेनिज्म का 70% जो बॉडी है वो किससे मिलके बना है? वाटर से बना है। तो डेफिनेटली वाटर एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है ग्रोथ में, स्पेशली प्लांट के ग्रोथ में तो बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी कौन? वाटर। ऑलराइट, फिर है आपका ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन में जरूरत होती है ऑक्सीजन की, मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना, ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करता है आपके ग्रोथ को वो है आपका ऑक्सीजन। फिर आपके आगे न्यूट्रिएंट्स जो आपका प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस ये सारी चीजें कराता है। फिर आता है आपका टेम्परेचर जो डायरेक्टली एंजाइम रिएक्शन पे इफेक्ट करता है। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो या इंक्रीज करते हो तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो उसका फंक्शन है, जो एंजाइम का काम करने का यू बोल सकते हो कि मतलब काम करने का जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो एंजाइमेटिक रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। तभी आपको पता है कि जब आप ठंड होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है तो बॉडी में बिल्कुल काम, मतलब आप बिल्कुल लेजी फील करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो यही फैक्टर है। ओके, सो ये हो गया आपका अगेन एक और एक्सटर्नल फैक्टर जो डिटरमाइन करता है या फिर जो अफेक्ट करता है आपकी ग्रोथ को। नेक्स्ट वी हैव द लाइट एंड ग्रेविटी, ट्रॉफिज्म। तो अगर कोई भी प्लांट है अगर पॉजिटिव है, फोटोट्रॉफिज्म, अगर टुवर्ड्स द सन, ठीक है, तो क्या शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मतलब रूट है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो वो क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है? तो डेफिनेटली स्टेम कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स लाइट ना, ये अगेंस्ट जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या शो करेगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर मैं नीचे रूट की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं रूट के बारे में, क्या वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म? तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। लाइट यहाँ पे है और ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या शो करेगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहाँ पे सारी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी, आपको ध्यान से देखना है बस, ठीक है। यस, 3 टर्म्स है। डिफरेंशिएशन, इसको मैं एक ना एग्जाम्पल की एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तीनों टर्म्स में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 3 टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी है। पहला हो गया डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म हो गई आपकी डी डिफरेंशिएशन, तीसरी टर्म हो गई आपकी रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन।
अच्छा, थियरी में घुसने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं छोटी थी और मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। मैंने डिसाइड किया मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने 11th में पीसीबी लिया, मेरे अच्छी परसेंटेज आई, 12th का एग्जाम मैंने बोर्ड्स क्लियर किए, ठीक है। मेरी अच्छी परसेंटेज आई, मतलब इतना परसेंटेज आया कि मैं नीट का एग्जाम दे सकती थी, ठीक है। चलिए, मैंने नीट का एग्जाम दिया, मैंने एमबीबीएस की एक सीट लिया, मैंने नीट क्वालिफाई भी करा, मैंने एमबीबीएस की एक अच्छी सीट ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मैंने डॉक्टरी करी, ठीक है, मैंने डॉक्टरी करी। अच्छा, ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, सोसाइटी से एक अलग से डिफरेंशिएशन, मतलब मैं डिफरेंट हो गई ना, मैंने ये चूज किया था और मुझे वो मिल गया। अच्छा, ये तो हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। अच्छा, थोड़े सालों के बाद मैंने प्रैक्टिस करी, 1-2 साल मैंने प्रैक्टिस करी, बट मुझे अब मजा नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए लाइफ में, मुझे फन चाहिए, मुझे एडवेंचर चाहिए। तो बहुत बोरिंग हो गया, इतना ज्यादा हेक्टिक वर्क होता है, मतलब कुछ भी पैसे भी नहीं मिलते इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो मुझे कुछ और करना है लाइफ में, अब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, या सपोज मैं करूंगी। तो अब मुझे क्या बनना है, एक्टर बनना है। मुझे क्या बनना है, एक्टर बनना है। तो मुझे एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन तो छोड़ना पड़ेगा, राइट। मेडिसिन को छोड़ के मुझे दोबारा से उसी फेज में आना पड़ेगा, मतलब तैयारी वाले फेज में, जहां पे मैं नीट की तैयारी कर रही थी, जहां पे मैं स्कूल में थी, कोचिंग में थी। तो मुझे दोबारा से उस फेज में आना पड़ेगा। तो उस फेज में आने के लिए, मैं अगर इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, एक्टिंग स्कूल में जाना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक्टिंग स्कूल में जाऊंगी, वहां पे एज अ स्टूडेंट सारी चीजें सीखूंगी, जितनी भी स्किल्स है, जितनी भी चीजें हैं सीखने लायक, वो सारी चीजें मैं सीखूंगी। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे हो गया डी डिफ्रेंसिएशन। क्या हो गया, डी डिफ्रेंसिएशन, कि मैं दोबारा से उसी जगह पे वापस आ गई, प्रिपरेशन वाले फेज में दोबारा से वापस आ गई। तो मेरा हो गया डी डिफ्रेंसिएशन। कुछ सालों के बाद, ठीक है, 1-2 साल मैंने एक्टिंग स्कूल में निकाला, मैंने चीजें सीखी, अब मुझे मौका मिला, फिल्म कोई मिली, अब मुझे वहां पे एक्टिंग करनी है। तो अब मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, मैंने वहां पे एक्टिंग करी, मैंने पूरा चेंज ही कर दिया। मैं डॉक्टर थी, मैं एक्टर बन चुकी हूँ। तो एक्टिंग स्कूल से मैं दोबारा दूसरा बिल्कुल डिफरेंट चीज पे आ गई, तो वो मेरा हो गया रीडिफरेंशिएशन। अगेन, यहां मैं डॉक्टर थी, यहां मैं एक्टिंग स्कूल में गई, यहां पे मैं एक्टर बन गई हूं। चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसा बोला जा रहा है। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, कोई भी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो क्या होता है, परमानेंट सेल बन जाता है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। मैं क्या थी, एक स्टूडेंट थी, मैंने डिसाइड किया मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बन गई। ये मेरा हो गया डिफरेंशिएशन। यहाँ पे प्लांट्स पे क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट, ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। अब मैं अगर आती हूँ डी डिफरेंशिएशन में, डी डिफरेंशिएशन मतलब, डी का मतलब होता है डिलीट करना। डिलीट मतलब कि अभी कुछ अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो कुछ सेल्स होते हैं जो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी, मतलब डिवाइड करने की एबिलिटी को क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। तो यहां से क्या किया उसने, जो परमानेंट बन गया था सेल, उसने अपनी रीगेन कर ली क्या, एबिलिटी टू डिवाइड। अभी वो दोबारा से वो उस चीज में आ गया। तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मैं डॉक्टर से कहाँ पे आ गई, एक्टिंग स्कूल में, उसी फेज में आ गई, प्रेपरेशन वाले फेज में आ गई। तो मेरा क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गया। डी डिफरेंशिएशन यहाँ पे परमानेंट से अगेन मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होना, क्योंकि उसने वो पावर्स जो है वो दोबारा से रीगेन कर ली, और उसकी कैपेबिलिटी जो थी डिवाइड करने की, वो दोबारा से रीगेन कर ली। तो ये आपका डी डिफरेंशिएशन हो गया प्लांट्स में, ठीक है। मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग रीडिफरेंशिएशन पे। यहाँ पे क्या आएंगे, रीडिफरेंशिएशन में जो भी जो भी सेल आपकी जो उसकी कैपेसिटी थी, उसने दोबारा से क्या की, रीगेन करी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, राइट। डिवाइड करके कुछ तो बनाएगा, कुछ बनाएगा तो अलग ही कुछ बना देगा, ठीक है। अलग चीज बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर से परमानेंट सेल बन जाएगा, फिर से परमानेंट सेल बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रीडिफरेंशिएशन।
रीडिफरेंशिएशन हो गया। तो मतलब यहाँ पे मैं एक्टिंग स्कूल में प्रिपरेशन वाले फेज में थी और मैं एक्टर बन गई हूँ। यहाँ पे मैं एक्टर बन गई हूँ। तो ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे जो दोबारा से आए, उन्होंने डिवाइड किया और कुछ और स्ट्रक्चर बनाया या फिर कुछ और चीजें बनाई, तो वो आपका हो गया रीडिफरेंशिएशन। अगेन फिर से ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो आई थिंक वो एग्जाम्पल जो था उसके हिसाब से आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो अगेन शूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया गया है। जो शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं एंड मेक ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट स्टेम लाइक कॉर्टेक्स। क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स, पिथ बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, एपिडर्मिस बनाते हैं, मेडुलरी रेज बनाते हैं, और फिर क्या बन जाते हैं, वो परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। क्या बनाते हैं, वो बन जाते हैं परमानेंट सेल्स। अगेन ये क्या होगा, मेडुलरी रे सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक। अगेन वो क्या करते हैं, अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को रीगेन करते हैं एंड मेक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वो क्या बनाते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विच इज अगेन मेरिस्टेमेटिक, जिसकी वजह से बनेगा आपका, क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा विच इज अगेन परमानेंट सेल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे हुआ डी डिफरेंशिएशन। अगेन ये क्या हो गया आपका, रीडिफरेंशिएशन। ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपको समझा दिया गया है, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइनों में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये चीज क्लियर हुई, यस। चलिए इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो उसमें क्या क्या आते हैं, इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन प्लांट फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। जितनी भी सारे चेंजेस है, ठीक है, जितनी भी सारी चेंजेस हैं, कहां से, जब आपका सीड जर्मिनेट हो रहा था, सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक, उसके बुढ़ापे तक। तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ह्यूमंस का, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके, सपोज अगर आप एक बच्चा थे, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से आप एकदम बूढ़े ओल्ड एज मतलब बूढ़े इंसान बन गए हो, उसमें जो जो चेंजेस हुए, जो जो चीजें चेंज हुई, उसको क्या बोल रहे हो आप, डेवलपमेंट को बोला जा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट को बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब जो डिवाइड कर सकता है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा। अभी क्या हो गया, मैच्योर हो गया, मैच्योर हो गया तो डिवीजन होगा, डिवाइड किया ये, इसमें से अगेन ये एक सेल बना और ये एक सेल बना। अब इसके पास तो प्रॉपर्टी है सेल्फ परपेचुएशन की, तो ये दोबारा से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, ये डिवाइड कर सकता है। ये वाला जो सेल है, ये क्या है, परमानेंट, अब इसको बनना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया एक सेल डिवाइड करता है, ये एक सेल डिवाइड करेगा, उस दो सेल्स में डिवाइड करेगा, एक परमानेंट बन जाएगा, एक के पास अभी भी प्रॉपर्टी है डिवाइड करने की। तो ये वाला जो सेल है, इसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डिफरेंशिएशन होगा और मैच्योरेशन होगा। ये क्या बन जाएगा आपका, मैच्योर सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैच्योर सेल, मैच्योर सेल बन जाएगा। और फिर क्या होगा, इसका बुढ़ापा आ जाएगा और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी, ठीक है। इवेंचुअली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऑलराइट, तो जितने भी चेंजेस आए, जितने भी चेंजेस आए आपके सीड जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक, वो सारे आपकी किसमें आ जाती है, आपकी किसमें, डेवलपमेंट में आ जाती है, ठीक है। किसमें आ जाती है, डेवलपमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कोई भी चीज फ्लेक्सिबल है। प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशन एंड फेजेस ऑफ लाइफ। देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, फ्लेक्सिबल होते हैं काफी, डिपेंडिंग कि कैसा एनवायरमेंट है, ठीक है, डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट कैसा है। तो अगर वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है तो उनका कुछ स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर वो एक्वाटिक है तो उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। मतलब डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी हिली एरियाज में जाते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से उनकी जो लीव्स होती है वो अलग टाइप की होती है ना, वहाँ पे नीडल लीव्स होती है। क्यों होती है वो लीफ, ठीक है, क्योंकि उनका एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा है, तो उनको अडेप्ट करना पड़ता है उसी के हिसाब से। तो ऐसा ही वो अडेप्ट करके उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। अगर आप उस प्लांट को
उस जगह से कंपेयर करोगे जो प्लेन्स में है, जो प्लेन्स में आपको प्लांट मिलेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल लीफ का स्ट्रक्चर अलग होगा और सारी चीजें बहुत ज्यादा अलग होगी। ठीक है, तो यस, यही चीज यहाँ पे बात की जा रही है प्लास्टिसिटी की। ऐसे ही आप पढ़ते हो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो आपका ब्रेन है, जो आपके न्यूरॉन्स है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। कुछ भी नई नई चीजों को मतलब कुछ नई चीजें अगर आप सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो, तभी तो आप कैपेबल होते हो नई नई चीजों को सीखने के लिए। इसी वजह से बोला जाता है नई नई चीजें सीखो, बिकॉज आपका जो ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है, अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है आपका, न्यूरॉन है, राइट। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, साइनाप्स बनाते हैं। जब भी आप कुछ नई चीज लर्न करने का ट्राई करते हो ना, तो वो नए कनेक्शंस बनाते हैं, नए नए न्यूरॉन्स के साथ साइनाप्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कुछ सीखा तो वही आप कर सकते हो पूरी लाइफ, नहीं, बहुत सारी नई नई चीजें भी सीख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यस, ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल दिया गया है हेटेरोफिली, यहाँ पे दिया हुआ है हेटेरोफिली, मतलब हेटेरो मतलब डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट लीव्स का एग्जाम्पल दिया गया है। किसका एग्जाम्पल है, कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सफुल लीव्स। इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि जब जुवेनाइल होती है लीव्स तो इस तरीके से दिखती है, और जब अडल्ट होती है तो इस तरीके से दिखती है। तो ये आपको याद करना है, CCL। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हैबिटेट के बेसिस पे है। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो ऐसा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का जो लीफ का स्ट्रक्चर है या लीफ है वो इस तरीके से है, जो वाटर हैबिटेट है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यस, तो वी यूज कप फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सो इन बटरकप द लीव्स इन वाटर एंड डिफरेंट देन द टेरेस्ट्रियल लीफ। अगेन ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल डिफरेंट है, बट है ही सेम प्लांट। ठीक है ये सेम प्लांट। ऑलराइट, चलिए ये चीज क्लियर हो गई हमें। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGRs। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जहां से आपके हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो भाई स्मॉल है, छोटे से होते हैं, सिंपल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल sent from the site of formation to the site of action। तो जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो आपके पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन्स भी क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, क्योंकि उसको कहाँ पे डालना है आपको, ब्लड के थ्रू आपको डिफरेंट जो भी एक्शन का जो जहां पे उसको जरूरत होगी वहां तक आपको पहुंचाना है। तो इसी वजह से बहुत सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेम जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, ताकि इजीली जो है जहां पे उनका साइट ऑफ फॉर्मेशन है, साइट ऑफ फॉर्मेशन टू द साइट ऑफ एक्शन तक उसको इजीली पहुंचा दिया जाए। सेम हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स जो भी बनाता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन से साइट ऑफ एक्शन तक वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू आपके हॉर्मोन्स को ब्लड में रिलीज करता है, और ब्लड क्या करता है, आपके जो भी साइट ऑफ एक्शन है वहां तक उसको पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, प्रमोट करते हैं चीजों को, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, किसी भी चीजों को प्रमोट करेंगे। कुछ होते हैं इनहिबिटर्स मतलब उस चीज को अपोज करेंगे। ठीक है, उस चीज को अपोज करेंगे, सपोज ग्रोथ को अपोज कर रहे हैं, एब्सिशन को अपोज कर रहे हैं, एलोंगेशन को अपोज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, इसमें से कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोटर्स होते हैं, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है आपके इनहिबिटर्स होते हैं, और कुछ दोनों ही होते हैं, मतलब बीच का बिचौलिया बोल सकते हो आप, कि कुछ दोनों ही होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है आपका इथाइलिन जो है वो दोनों, इट एक्ट एज अ प्रमोटर ऑल्सो एंड इट एक्ट एज अ इनहिबिटर ऑल्सो। बट ये ज्यादा अगर मेजोरिटी में बात करें तो मोस्टली क्या होता है, इनहिबिटर होता है। मोस्टली इथाइलिन जो है आपका इनहिबिटर होता है। ठीक है, अगर प्रमोटर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका ऑक्सिन, फिर आपका आ जाएगा जिबरलिक एसिड, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन आपका दोनों है। ठीक है, यस, तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, यस,
चलिए अब हम एक बार जरा देख लेते हैं इस टेबल पे, गौर फरमाइए। यहाँ पे बात की जा रही है, इसमें टेबल में पांचों को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया है। अब इसमें देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। अगर ऑक्सीजन के बारे में देखें, ऑक्सीजन की एक्टिविटी कैसी है, जैसे मैंने बताया ये क्या है, इट एक्ट एज अ प्रमोटर। तो जो भी चीजें होंगी, सपोज आप इलोंगेशन को प्रमोट करना हो गया, सेल डिवीजन या फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, जो भी हो सकता है, जो भी चीजों को प्रमोट करना बेसिकली इसका काम होता है ऑक्सीजन का। अभी इसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, पांचों के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन क्या करता है, उसकी एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली वो क्या है, आपका प्रमोटर है। क्या है, आपका प्रमोटर है। अगर जिबर्लिक एसिड की बात करें तो वो भी आपका प्रमोटर है। साइटोकाइनिन की बात करें तो प्रमोटर है। एबीए की बात करें तो वो इनहिबिटर है। ये क्या है, इनहिबिटर है। अगर हम इथाइलिन की बात करते हैं तो ये दोनों है, ये क्या है, दोनों, बट मोस्टली क्या है, एक इनहिबिटर है। ठीक है, मोस्टली क्या है, ये एक इनहिबिटर है। प्रिकर्सर्स कहां से आ रहे हैं ये लोग, तो ऑक्सिन इंडोल डेरिवेटिव्स। ठीक है, इंडोल डेरिवेटिव्स। अगर गिबर्लिक एसिड की बात करें तो ये कहां से आ रहा है, टार्पीन डेरिवेटिव। ठीक है, टार्पीन डेरिवेटिव। साइटोकाइनिन की बात करें तो एडेनाइन डेरिवेटिव, एंड एबीए की बात करें तो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, और ये तो गैसियस है। ये क्या है, इथाइलिन आपका गैसियस है। नेक्स्ट बायो एसे चेकिंग मेन एक्टिविटीज। इसको कैसे चेक करोगे आप, एवेना कर्वेचर टेस्ट से। किसको, ऑक्सीजन को। एवेना कर्वेचर टेस्ट, ड्वार्फ मेज अल्फा अमाइलेज टेस्ट फॉर GA गिबर्लिक एसिड। फिर नेक्स्ट वी हैव द साइटोकाइनिन क्लोरोफिल प्रेजर्वेशन टेस्ट, जो जिसमें क्या होगा, साइटोकाइनिन चेक कर सकते हो आप। फिर ABA स्टोमेटा क्लोजर टेस्ट, एंड इथाइलिन आ गया आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये पूरा जो भी चीजें इसमें टेबल में लिखी है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ PGR, जो भी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये डिस्कवर कैसे हुए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबकी डिस्कवरी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या था, when unilateral light illuminates on canary grass its tip bended towards the light। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आपके NCERT में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये है आपका लाइट। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे कैनरी ग्रास था, ठीक है, ये कैनरी ग्रास था, ये बेंड हो गया था। ठीक है, बेंड हो गया था टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, तो Darwin concluded that there is some transmissible influence that caused the bending। उसने बोला कि कुछ तो है यहाँ पे जिसकी वजह से इसकी क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। तो फिर बाद में क्या कंक्लूजन निकला कि जो इस साइड है ना, इस साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग हो रही है। तो फिर क्या हुआ, आखिर में FW वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सीजन oat seedling Avena sativa in animal first isolated from the human urine। ठीक है, यस, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट एनिमल्स में कहां से आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। तो दैट्स हाउ द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन हैपेंड। ओके, so this is all about the oxygen। next we have the gibberellic acid। जिबर्लिक एसिड की बात करें तो कुरोसावा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑब्जर्व किया दैट अ फंजाई जिबरेला कॉज बकाने। तो ये एक डिसीज है और जिसको हम बोलते हैं फुलिश सीडलिंग डिसीज। तो ये एक फंजाई था जो था जिबरेला जो क्या करता था, डिसीज करता था, विच इज कॉल्ड बकाने, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो ग्रोथ थी, इलोंगेशन था, वो हो गया। ठीक है, इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ कुरोसावा जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो स्कूक थे हमारे, स्कूक डिस्कवर्ड सेल डिविजन प्रमोटिंग केमिकल्स, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कैलिस का, तो दिस इज कैलिस विच इज बेसिकली कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, विच इज बेसिकली कॉल्ड द अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन डाला जिसने क्या इनिशिएट किया, रूटिंग करवाया। अब इसके साथ इन्होंने क्या और डाला, वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट भी डाला। ठीक है,
ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी डाला और कोकोनट मिल्क डीएनए भी डाला, जिसने क्या करवाया, प्रमोट किया, आपका शूटिंग करवाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अनडिफरेंशिएटेड मास था वो अब एक प्लांट में डेवलप हो सकता था। यस, तो इसका क्या करवाया, साइटोकाइनिन इनिशिएट्स शूटिंग, जिसकी वजह से आपका जो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास था वो उस एक प्लांट में डेवलप हो गया था। ठीक है, यस, तो ये था इसमें आपके साइटोकाइनिन में। फिर मिलर आपके जो आइसोलेटेड थे, मिलर जो थे इन्होंने आइसोलेट किया था आपका काइनेटिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव हैरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से, उसको वो किया गया था। ऑटोक्लेव बेसिकली क्या होता है, कोई भी सैंपल को जब आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ट्रीट करते हो टू रिमूव कंटामिनेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव। तो बेसिकली जो आपका काइनेटिन था, काइनेटिन को कहाँ से निकाला गया था या फिर कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, आपके हैरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से। तो हैरिंग फिश का डीएनए को स्पर्म को आइसोलेट किया, स्पर्म से फिर डीएनए आइसोलेट किया, जिसमें आपके प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स में एडेनाइन और गुआनिन मिला। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो आपका मॉडिफाइड काइनेटिन था। ये तो आपके हो गए एनिमल्स में, राइट, सॉरी फिश में था, फिश में था, राइट। अब यहाँ पे आपका प्लांट में जियामेट से जियाटिन निकाला गया था, जहां से आपका अगेन क्या निकाला गया था, काइनेटिन। ओके, यस, कहां से, इन प्लांट्स, किसमें से, मेज में से। ऑलराइट, फिर अब हम आते हैं ABA विच इज अगेन कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, इन मिड 1960s थ्री साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ऑक्सिन बट विद द डिफरेंट नेम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तीनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बट अलग अलग नाम से, बट बाद में उनको पता चला कि उन्होंने एक ही चीज को डिस्कवर किया था, जिसका उन्होंने नाम दिया इनहिबिन B, विच इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म, एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्रूट, फ्लावर को इंक्रीज करना, डॉर्मेन इंक्रीज डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ठीक है, यस, तो ये हो गया आपका ABA। फिर आता है इथाइलिन, जो 1910 में बाय कजन्स ने डिस्कवर किया था। मोस्ट वाइडली यूज PGRs बाय द नेम ऑफ इथोफोन, जो आपको मार्केट में इथोफोन के नाम से मिल जाएगा। बेसिकली क्या करता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले तो होगा वर्टिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे कोई सीड है, यहाँ पे अगर कोई सीड है और यहाँ पे एक, ये आपका सीड हो गया, यहाँ पे एक स्टोन है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये अब इस स्टोन को तो हटा नहीं सकता, इस स्टोन को तो नहीं ही हटा सकता, राइट। तो ये क्या करवाता है, ये करवाएगा आपका, कहेगा वर्टिकल ग्रोथ को रोक दो। तो पहला क्या होगा, आपके रिस्पॉन्स में वर्टिकल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब दूसरे में क्या होगा, ये बोलेगा वर्टिकल ग्रोथ तो नहीं कर सकते हो बट आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो कर ही सकते हो ना। तो ये जो आपका सीड था ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्टार्ट करेगा। यस, क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को स्टार्ट करेगा। तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड। तीसरे में क्या हो गया कि अगर यही सीड था, अब इसने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे स्टोन था। ओके, अब इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली ग्रो किया और फिर यहाँ से एपिकल हुक बनाया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। तो इसको बोला इसने ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। इसको क्या बोला गया, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। पहले क्या होगा, वर्टिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, फिर दूसरे में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इंक्रीज होगी, एक्सिस थिकनिंग होगी, थिकनिंग हो रही है ना, यहाँ पे पहले इतना था अब यहाँ पे मोटा हो रहा है ये। फिर तीसरे में एपिकल हुक फॉर्म होगा तो उसको आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। अब आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ PGR पे। तो अब हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से, फिर उसके बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अगर हम जिबर्लिक एसिड का फंक्शन देखें, सबसे पहले क्या करवाता है, मेल्टिंग। फिर ये क्या करता है, सेनेसेंस को डिले करता है। ठीक है, थर्ड इज एप्पल इलोंगेट करता है, बोल्टिंग करवाता है, लेंथ ऑफ स्टॉक इंक्रीज करता है। ये आपके जिबर्लिक एसिड का फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्सिन पे। ऑक्सिन क्या करवाता है, सेल डिवीजन कराता है, मतलब रूटिंग इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन कराएगा, हर्बिसाइड एंड रूटिंग इनिशिएट एब्सिशन। ठीक है, फिर एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, पाइनएप्पल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो ये आपके फंक्शंस हो गए ऑक्सिन के। नेक्स्ट वी हैव द ABA।
तो ABA क्या करवाता है, एब्सिशन कराता है, बड एंड सीड डोर्मेंसी, स्टोमेटा क्लोज कराता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका ABA का फंक्शन है, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो हम क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। साइटोकाइनिन में आपका टिश्यू कल्चर हो गया, शूटिंग कराएगा, क्लोरोप्लास्ट लीफ, एपिकल डोमिनेंस डिक्रीज कराएगा, शूटिंग, फिर उसके बाद अगेन ये सारे फंक्शंस हो गए आपकी। साइटोकाइनिन, इथाइलिन आपका अगेन एब्सिशन कराएगा, सेनेसेंस कराएगा, राइपनिंग कराएगा। जैसे अगर कुछ भी चीज़ है आपको जल्दी पकानी है, सपोज जो भी आपको फ्रूट्स दिखते हैं मार्केट में, उसमें सबने क्या छिड़का हुआ था, उसमें इथाइलिन ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कराता है, राइपनिंग को जल्दी करा देता है। तो जो भी फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, रॉ होते हैं, तो उनपे ये छिड़का जाता है जिसकी वजह से राइपनिंग जल्दी हो जाती है। तो जो पके हुए फ्रूट्स आप मार्केट में देख रहे हो ना, वो इसकी वजह से ही है, ठीक है। यस, राइपनिंग इंक्रीज करा है, रूट हेयर, ब्रेक डाउन डोरमेंसी। तो ये सारे आपके किसके फंक्शंस हैं, PGR के फंक्शंस हैं। देखो यहाँ पे तो ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है कि क्या क्या फंक्शन है, बट इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छे से डिटेल लेक्चर, अगर आप 2026 या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जाइए, अच्छे से किसी भी डिटेल लेक्चर को देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है कवर कर लिया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो आई होप आपका भी रिविजन साथ ही साथ मेरे साथ साथ ही हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज भी हम लोग लाते रहते हैं, पढ़ाते तो हैं ही, साथ में सरप्राइज भी लाते हैं। तो जितने भी नीट UG सब्सक्रिप्शन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 4999 में, ठीक है। अब हम बैच की अगर बात करें, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है, फिनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में बैठना चाहते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट NTA सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जो टेस्ट सीरीज है ये बनाई गई है, साथ ही साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने बनाई है ये टेस्ट सीरीज। और इसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। यस, आपको कितने में मिल रहा है, 999 में मिल रहा है यार। जल्दी से जाओ, टेस्ट सीरीज लो और अपना टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। फिर हमारे पास एक बैच है जो 2025 के लिए, ठीक है। अभी आई नो कुछ बच्चों का अभी भी कुछ मेजर पोर्शन रह रहा है, तो अगर आपको फटाफट से वो बैच लेना है या फिर अपना सिलेबस जल्दी से खत्म करना है, तो ये हमारे पास बैच है, ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच रीलोडेड फॉर नीट 2025, जिसमें आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइव लेक्चर्स और 14 प्लस टेस्ट, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। बिल्कुल 2000 रुपये में, 1999 में मिल रहा है। और अगर आप कोड यूज करते हो AS08 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये कोड याद रखना यार, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोड AS08, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यस, तो हमारे आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज हम लोगों ने पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर था वो खत्म कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग वन शॉट में पूरा वो चैप्टर भी खत्म कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल नोट्स, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिए।